सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम वसंत भाग 2 से पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ नागार्जुन जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध निबंध है। पाठ का शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। लेखक ने हिमालय का मानवीकरण किया है, बेटियाँ नदियों को कहा है। अब हम पाठ पढ़ेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अर्थात लेखक कह रहे हैं, अभी तक मैंने इन नदियों को दूर से देखा था तो मुझे ये नदियां गंभीर और शांत दिखाई देती थी। संभ्रांत महिला मतलब एक सभ्य महिला की भांति मुझे ये दिखाई देती थी, तो मेरे मन में इनके लिए आदर और श्रद्धा के भाव थे। जैसे माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद में मैं बैठा करता था, वैसे ही मैं इनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पे चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थे। परंतु जब मैं अब हिमालय पे चढ़ा तो मुझे ये कुछ दूसरी ही दिखाई दी। मैं हैरान था। ये नदियाँ दुबली पतली थी। यही गंगा, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती। मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि यही नदियाँ जो ये हिमालय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में जाकर के ये विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़के को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तभी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक कह रहे हैं कि मुझे इतना विस्मय, इतना आश्चर्य तब नहीं हुआ जब मैंने इनको मैदानी क्षेत्र में देखा, जितना कि मुझे अब हो रहा है इनकी बाल लीला को देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सके? लेखक कह रहे हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रहा है? और इन्हें कहाँ जाना है? क्या इनका लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने पिता का विराट प्रेम पाकर, हिमालय का जो ये प्रेम पाकर भी अभी भी अतृप्त ही हैं। और कौन इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, आदित्यकाएँ और उपत्यकाएँ घाटियों से निकलकर जब ये थोड़ा आगे चलती हैं तो ये इन देवदार, चीड़ और सरो, चिनार, सफ़ेदा के जंगलों में जब ये पहुंच जाती हैं ये नदियाँ, तो इन्हें शायद ही अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कौन जाने, लेखक कह रहे हैं, कौन जाने कि जो ये बुढ़ा हिमालय है अपनी इन बेटियों के लिए, इन नदियों के लिए कितना बर्फ़ पिघलता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। अगर बड़ी बड़ी इन हिमालय की चोटियों से पूछें तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, विराट चुप्पी के सिवाय कुछ भी नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल कुंभा,
कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। अर्थात लेखक कह रहे हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो बड़ी महानदियां हैं। तो कह रहे हैं कि हिमालय की एक एक बूंद से ये दो बड़ी महानदियाँ बनी हैं और ये जब वहाँ से बह करके हिमालय से बह करके समुद्र में जा रही हैं, इनका जो लक्ष्य है समुद्र में जाना, तो लेखक कह रहे हैं कि समुद्र बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है। ठीक है, जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। लेखक कह रहे हैं कि जब ये नदियाँ मैदानों में आती हैं, जिन्होंने इन नदियों को मैदानों में देखा होगा तो वह इन नदियों की बाल लीला के बारे में शायद ही जानता होगा। पर लेखक ने कहा है जैसे एक लड़की जब बड़ी हो जाती है तो अपने ससुराल चले जाती है, वैसे ही लेखक ने यहाँ पर नदियों को कहा है कि हिमालय से निकलकर हिमालय को ससुर कहा है और समुद्र को दामाद कहा है कि हिमालय नदियाँ अपने पापा के घर को छोड़ करके समुद्र में जा रही है, इसीलिए हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। तो उस लेखक कह रहे हैं कि मुझे हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई भी झिझक नहीं है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुँचेगा। कालिदास के विरही यक्ष में भी वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान माना गया था। ठीक है, तो लेखक को इन नदियों को देख करके कालिदास के विरही यक्ष में वेत्रवती नदी का प्रतिदान याद आ गया। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहे हैं, दरअसल जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वही इस नतीजे पर पहुंचेगा। जो हिमालय क्षेत्र में भी देखेगा और मैदानी क्षेत्र में भी देखेगा वही इन दोनों में अंतर बता पाएगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेलकर एक लेखक हैं, उन्होंने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। फिर लेखक कह रहे हैं माता मानने से पहले अगर हम इन नदियों को बेटियों के रूप में देख ले तो कोई हर्ज नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, और थोड़ा आगे चलकर हम इनमें अपनी प्रेमिका भी देख सकते हैं। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। जो ममता का एक और धागा है जो हम इन नदियों के साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। फिर लेखक कह रहे हैं बहन का स्थान भी कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई। अब लेखक अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक दिन मेरी एक भावना हुई जो लिंग तिब्बत की बात है, जो तिब्बत की बात है। मन उचट गया, मेरा मन उचट गया। तो क्या हुआ
तबीयत ढीली थी, मेरी तबीयत थोड़ा नाजुक थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। मैं सतलज नदी के किनारे बैठ गया। दोपहर का समय था, दिन का समय था। पैर लटका दिए पानी में, मैंने पैर अपने सतलज नदी के पानी में लटका दिए। थोड़ी ही दूर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। थोड़ी ही देर में पानी का असर मेरे पैरों पर हुआ। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, और मेरा तन और मन दोनों ताज़ा हुआ और मैं गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगे देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो आज के पाठ में हमने देखा कैसे लेखक ने नदियों के साथ माता के अलावा भी बहुत सारे सुंदर सुंदर रिश्तों को बांधकर अपना बना लिया। इसी तरह से प्रकृति के ये सारे चिन्ह हमें ईश्वर ने वरदान दिए हैं, और हम इसे अपना बना लें तो हमारा जीवन और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। नदी तो बहुत ज़रूरी है, नदी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के पाठ में हमने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।